मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2023। जी हाँ, बहुत टाइम से लोगों के मन में है कि कब ये भर्ती आएगी। फिलहाल अभी रिसेंट न्यूज़ आई है कि जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो नोटिफिकेशन के जारी होने से पहले हमें ये जानना होगा कि क्या हम इस परीक्षा को दे पाएंगे या नहीं। सबसे पहले हमारे मन में ये डाउट रहता है कि भाई इसकी योग्यता क्या है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो इस चीज़ से परेशान होती है कि कहीं हम ओवर एज तो नहीं हो गए हैं, क्या हमारी एज होनी चाहिए, कम से कम न्यूनतम एज क्या होनी चाहिए, अधिकतम एज उम्र क्या होनी चाहिए। तो आज आपको सारी की सारी जो जानकारी होगी पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर से जुड़ी हुई वो भी देंगे। और सिर्फ सुपरवाइजर से जुड़ी हुई नहीं, जो आंगनबाड़ी के अंदर कार्यकर्ता काम करती हैं, जो सहायिका काम करती हैं, जो पर्यवेक्षक काम करती हैं अर्थात सुपरवाइजर जो काम करते हैं, उन सभी की प्रॉपर इंफॉर्मेशन विद सिलेबस आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो एक एक करके हम एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और बात बता दें नोटिफिकेशन की, तो बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप लोग इसको पढ़िएगा, अपनी योग्यता समझिएगा और इसके बाद तैयारी में भी लग जाइएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आयु, योग्यता और वेतन की। बाद में इसके सिलेबस की जानकारी के बारे में भी बात करेंगे, कौन कौन से लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे, कौन परीक्षा दे पाएगा। तो हम सबसे पहले तो आयु की बात करेंगे, ठीक है। यदि हम आयु की बात करें तो न्यूनतम इसकी जो आयु है वो 18 वर्ष है। कितनी है भाई? 18 वर्ष। कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, तब जाके आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। और अधिकतम जो आयु अलाउड है, जो मैक्सिमम एज अलाउड है, वो 45 वर्ष है। अर्थात 45 वर्ष से अधिक उम्र की जो भी महिलाएं होंगी वो इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगी। तो ये तो भाई बात हो गई आयु की। हम बात करेंगे, यदि योग्यता की बात करेंगे, हम क्वालिफिकेशंस की यदि हम बात करेंगे तो भाई वो क्या चीज़ होगी, क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ना आंगनबाड़ी में 3 प्रकार के अलग अलग पद निकलते हैं। एक तो सहायिका का निकलता है, एक कार्यकर्ता का निकलता है और एक सुपरवाइजर यानी कि क्या बोलते हैं, पर्यवेक्षक का निकलता है। तो यदि हम बात करेंगे सहायिका की, तो सहायिका के लिए सिर्फ और सिर्फ 5वीं पास ये योग्यता है। यदि आप 5वीं पास है तो सहायिका के लिए अप्लाई कर सकती हैं। कार्यकर्ता होने के लिए कहीं कहीं पर इंटरमीडिएट की बात सामने आती है और कहीं कहीं पर इंटरमीडिएट के साथ साथ यदि आपने सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं हाई स्कूल करके रखा है हुआ, हाई स्कूल का मतलब 10वीं पास होता है, 10वीं पास में भी कार्यकर्ता बना दिया जाता है। ऐसा पहले चलता रहा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि यदि आपका इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं पास है तो ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। बात करेंगे पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर की, तो ध्यान दीजिएगा ये जो पेपर है ये थोड़ी सा अच्छे लेवल का पेपर होता है, सैलरी भी इसमें अच्छी होती है, पद भी अच्छा है, ठीक है। तो इसमें हमेशा ग्रेजुएट लोगों को शामिल किया जाता है। अर्थात यदि आपने बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी डिग्री हो, ये सारा कुछ यदि आपने करके रखा है, यदि आपने स्नातक करके रखा हुआ है, आप यूजी हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, तो आप पर्यवेक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई बात किस चीज़ की, योग्यता की, और बात हो गई आयु की। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जिस चीज़ का लोगों को इंतजार रहता है, वो इंतजार है भाई वेतन यानी कि सैलरी कितनी मिलती है। तो सैलरी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। 3 पद हैं, तीनों की सैलरी अलग अलग रहेगी। यदि बात करेंगे हम सहायिका की और कार्यकर्ता की, तो इन 2 पदों में सैलरी फिक्स है, यानी कि अलग से आपको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता। जो सैलरी रहेगी वो सरकार के माध्यम से एक बार फिक्स कर दी जाएगी। अलग से आपको कोई भी क्या बोलते हैं टीए, डीए या फिर जो भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो फंड होते हैं उनका लाभ इन 2 पदों पर आपको नहीं मिलेगा। ना तो सहायिका के पद पे मिलेगा, ना ही कार्यकर्ता के पद पे मिलेगा। इनमें फिक्स सैलरी रहेगी 6500 और 11500। वैसे बात चल रही है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा करी है कि 11500 में यहाँ 1500 बढ़ा करके इस सैलरी को लगभग 13000 करने की बात की गई है। अब ये हो पाता है तभी संभव मानिएगा। फिलहाल 11500 इसकी सैलरी है और सहायिका की सैलरी 6500 है। यहाँ पर ये फिक्स सैलरी है, अलग से सैलरी वेरी नहीं करेगी। अर्थात जो दूसरे फंड मिलते हैं जैसे एचआरए मिल जाता है, डीए मिल जाता है, ठीक है, तो ये चीजें इन 2 पदों पर नहीं मिलेगी। लेकिन यदि हम बात करें पर्यवेक्षक की, तो ध्यान दीजिएगा इसका एक अलग से एक अच्छे लेवल का एग्जाम होता है। अधिकांशतः इसका एग्जाम पीईवी यानी कि व्यापम कराता है। फिलहाल अब इसका एग्जाम ईएसबी कराएगा जब भी ये चीज आएगा, क्योंकि इसका नाम पीईवी से बदल के ईएसबी हो चुका है।
तो अच्छे लेवल का एग्जाम होगा महिला सुपरवाइजर का यानी कि पर्यवेक्षक का। जो मानदंड रहेगा, पे रहेगा, वो 5200 से 20,200 यानी कि 5200 एक पे स्केल कहलाता है। सैलरी इसमें लगभग लगभग आप मान के चलिएगा कि 25,000 के आसपास की सैलरी बन करके सामने आती है। ठीक है, एक खाली मैंने एक मानदंड दिया है, बेसिक मानदंड होता है। सैलरी जो होगी लगभग लगभग पर्यवेक्षक की 25,000 से प्लस ही आती है, इससे कम सैलरी नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि आप समझिएगा है तो एक ग्रुप सी की सी लेवल की पोस्ट है, बट काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। तो यहाँ पर हम बात कर चुके हैं आयु की, बात कर चुके हैं योग्यता की, बात कर चुके हैं हम क्या बोलते हैं वेतन की। अब भाई जब भी नोटिफिकेशन आएगा आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा, लेकिन यदि आपको कहीं ना कहीं सफल होना है, नौकरी चाहिए, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो भाई पढ़ने के लिए अभी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं कि आप हमसे पढ़िए, किसी से भी पढ़िएगा। अभी आपको बस इतना बता सकते हैं कि सिलेबस क्या चीज़ है। तो सिलेबस एक बार जान लीजिएगा, उसके बारे में जो भी डिसीजन है आपका पढ़ने का वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे इसके सिलेबस की। सिलेबस में हम देखा जाए तो यहाँ पे पर्यवेक्षक के पदों के आने की संभावना है, इसलिए हम पर्यवेक्षक के सिलेबस की बात करेंगे। महिला पर्यवेक्षक का सिलेबस क्या रहेगा, कितने मार्क्स का पेपर होगा, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये पेपर जो होगा वो 200 नंबरों का होगा। कितने होगा? 200 नंबरों का होगा। 200 नंबर को किस तरीके से डिवाइड किया है 4 सेक्शन में, उन 4 सेक्शन की हम बात करेंगे। यहाँ पर 45 नंबर का क्या आएगा, यहाँ पर प्राथमिक देखभाल और बच्चों की शिक्षा से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो 45 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। प्रबंधकीय योग्यता यानी कि मैनेजमेंट से संबंधित 45 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। पोषण और स्वास्थ्य यानी कि आप बोल सकते हैं न्यूट्रिशन और हेल्थ से रिलेटेड 55 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे। और सामान्य ज्ञान यानी कि जीके और रीजनिंग, तर्क क्षमता से जीके और रीजनिंग से रिलेटेड 200 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो 2-3 थोड़ी कठिन सब्जेक्ट हो जाते हैं जैसे कि अंग्रेजी, मैथ, ये 2 चीज़ें नहीं आने वाली हैं आपके पेपर में, ना तो इंग्लिश आएगी ना ही मैथ आएगी। और इसके साथ साथ क्या बोलते हैं, हिंदी सब्जेक्ट भी यानी कि भाषा के रूप में आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बस जीके आएगा और रीजनिंग आएगा। तो ये आपके क्या है 200 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। यदि आप सिलेबस जानना चाहते हैं तो सिलेबस भी समझा दूंगा आपको, सभी का एक एक करके सिलेबस समझा देता हूँ, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले हम यदि बात करें प्राथमिक देखभाल और बच्चों की शिक्षा में क्या क्या आएगा, प्राथमिक देखभाल और बच्चों की शिक्षा में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, देखिएगा। पहला पॉइंट है बाल देखभाल और संरक्षण, दूसरा पॉइंट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, बाल विकास का परिचय, प्री स्कूल शिक्षा का परिचय। ये चारों के चारों जो पॉइंट लिखे हैं ये प्राथमिक देखभाल और बच्चों की शिक्षा से संबंधित चीज है, इनको आपको पढ़ना होगा। यदि हम बात करें प्रबंधकीय योग्यता की, यानी कि हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट में क्या क्या चीज आता है, तो मैनेजमेंट में हम नेतृत्व यानी कि लीडरशिप पढ़ेंगे, विकास की अवधारणा और मुख्य चुनौतियां पढ़ेंगे, संचार की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम और अवरोध पढ़ेंगे, 2 अपठित मार्ग पर आधारित संचार और परामर्श कौशल पढ़ेंगे, सामुदायिक संगठन और मोबिलाइजेशन, ये जो भी प्रक्रियाएं होती हैं चीजें पढ़ेंगे। इसके साथ साथ यदि हम बात करें क्या बोलते हैं जीके जीएस के सिलेबस की बात करें, जनरल नॉलेज के सिलेबस की बात करें, तो जनरल नॉलेज में भाई क्या क्या पूछा जा सकता है, तो जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी यानी कि हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा, भारत का इतिहास पढ़ना होगा, भारत के में आर्थिक मुद्दे पढ़ने होंगे यानी कि हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, राष्ट्रीय समाचार वर्तमान जो भी आ सकता है, भारत का भूगोल पढ़ना होगा, विज्ञान और नवाचार पढ़ना होगा, राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स पढ़नी होगी आपको। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें जीके में ही तो भारत की संस्कृति, नए आविष्कार, जो भी नए इन्वेंशन होते हैं वो सारी चीजें, इसरो से, डीआरडीओ से, बार्क से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो, भारत और इसके पड़ोसी देशों के बारे में, देश और इसकी राजधानियां, वैज्ञानिक टिप्पणियां, सामान्य विभागों की योजना, सामान्य गणित, गणित जो होगी वो बेसिक लेवल पे आएगी, जिसको हमने एक तरीके से रीजनिंग के अंतर्गत ही शामिल कर दिया है। 8वीं तक की गणित यानी कि बच्चों वाली जो गणित होगी उसका बेसिक कुछ थोड़ी बहुत पूछा जा सकता है। शारीरिक संरचना, सामान्य ज्ञान यानी कि साइंस के अंदर जो हमारा ह्यूमन बॉडी होती है, जो शारीरिक संरचना होती है, उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम यदि बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे आ जाएगा, कंप्यूटर थोड़ी बहुत बेसिक आ सकता है, सरल तर्क करने की क्षमता यानी कि यहाँ पर एक तरीके से रीजनिंग के सिंपल से क्वेश्चन आ जाएंगे, नियम विनिमय और अधिकार आपका आ सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो न्यूट्रिशन और हेल्थ में क्या क्या टॉपिक हो सकता है, यदि हम बात करें
पोषण और स्वास्थ्य के क्या क्या सब्जेक्ट क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, ध्यान लीजिएगा। इसमें जो ही विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम होते हैं वो होगा, गर्भवती महिला की देखभाल करना, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन क्या है, कौन बीमारियों के बारे में जानकारी, टीकाकरण और कुपोषण, जीवन के विभिन्न चरणों में पोषण का महत्व। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने एक तरीके से आपको पूरा का पूरा सिलेबस बता दिया। सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चंस बनेंगे, कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चंस आएंगे, ये बता दिया। तो यहाँ पर यदि आप इन चीज़ों में अच्छे हैं तो बहुत बढ़िया है, अच्छे नहीं हैं तो भाई आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ये बात कन्फर्म है कि मध्य प्रदेश में इस साल, ठीक है, नवंबर और दिसंबर में क्या है, विधानसभा के चुनाव हैं। विधानसभा के क्या है, इलेक्शन है, यानी कि चुनाव है। तो एक बात की तो भाई गारंटी है कि पोस्ट जो होंगी वो इसके पहले आ जाएंगी। पेपर संभवतः आपका अक्टूबर तक हो सकता है, ठीक है। तो जल्द ही इसकी पोस्टें आने वाली हैं, जल्द ही इसकी जानकारी पूरी की पूरी आपके सामने आ जाएगी। आप लोग तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।